हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आपको बैलेंस हर चीज़ के अंदर चाहिए। लाइफ के अंदर हर चीज़ के अंदर बैलेंस होना चाहिए, स्पेशली आपको अपने पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर हम पर्सनल फाइनेंस की जैसे हम बात करते हैं इस चैनल पे, तो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर बैलेंस होना चाहिए। लेकिन बैलेंस कैसे होगा? ज़्यादातर हम देखिए वीडियोस बनाते हैं, आप ज़्यादातर इन्वेस्ट भी करते हैं। अभी मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, किस में करते हैं? आप इक्विटी के अंदर करते हैं। या तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर करेंगे। अब ऐसा करना बहुत बुरी बात नहीं है, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे करने से ऐसा हो सकता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो जाए, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? इसी के ऊपर आपका एक फंड है, दैट इज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यानी कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोल सकते हैं इसको। सिंपल सा मतलब है, जो बैफ फंड होता है हमारे पास, BAF बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, वो सिंपल ये करता है कि जो फंड मैनेजर है वो अपने हेड के ऊपर लेता है, वो उसके ऊपर खुद की सिरदर्दी है कि वो कैसे एक ही फंड के अंदर डेट और इक्विटी का लोकेशन करता है। यानी कि मार्केट के अंदर जैसा सिनेरियो होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। कभी कभी वो फंड के अंदर डेट का लोकेशन बढ़ा देता है जब मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड होता है। लेकिन जब उसको लगता है कि बहुत मार्केट अंडर वैल्यूड है, तब उस टाइम पे वो थोड़ा सा इक्विटी का लोकेशन बढ़ा देता है। लेकिन वो ऐसा ऐसे करता है, और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है रिसेंटली, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर डेट फंड्स के अंदर जो आपको रिटर्न्स हैं जो उसके अंदर है, उसके अंदर टैक्सेशन के अंदर से इंडेक्सेशन का बेनिफिट चला गया था। यानी कि आपके जो कहने की बात है, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर उसके अंदर पैसा रखेंगे तो आपका जो टैक्स होगा वो FD के तरह होगा, यानी कि आपकी इनकम में ऐड होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन बैफ यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड में जो टैक्स लगता है वो इक्विटी ओरिएंटेड लगता है। यानी कि जितना आपको पता है कि 1 लाख के ऊपर अगर सिर्फ 10% ही लगेगा अगर आपने 1 साल के बाद रिडीम कराया, तो ये इन अ वे अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो बहुत ही बढ़िया रीज़न है जिसके अंदर आप अपनी इक्विटी या पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करके। बाकी ये कोई एडवाइस नहीं है, आपको फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे करना है। तो अगर हम एक टॉपिक पे आते हैं, हम दो म्यूचुअल फंड्स किसकी बात कर रहे हैं, ICICI प्रूडेंशियल एंड HDFC प्रूडेंशियल। जो HDFC के अंदर जो हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, इन दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो फटाफट से चलिए आके अपने बेसिक फैक्ट्स वगैरह सबको डिस्कस करते हैं। दोनों ही फंड्स अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 11.5 ईयर से हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग, यानी कि हमारे पास काफ़ी हिस्ट्री है इसकी। अगर आप AUM देखेंगे तो आपके पास HDFC की जो है उसके अंदर आपका स्लाइटली ज़्यादा है। आपका AUM अगर आप देखते हैं 73,000 करोड़ रुपीज़ का है, वहीं ICICI के अंदर ऑलमोस्ट 53,000 का है। स्टॉक्स का अगर हम देखते हैं तो आपका HDFC अगेन यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, 141। वहीं उसके कंपैरिजन में ICICI के अंदर आपके पास 93 स्टॉक्स हैं। अगर हम एलोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए लार्जली दोनों के अंदर आप देखेंगे तो लार्ज कैप बेस्ड फंड्स ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए आइडिया ये है कि बैलेंस बना के रखना है। और इक्विटी के अंदर भी वो डेफिनेटली ऐसा बैलेंस नहीं बन पाएगा अगर वो मिड एंड स्मॉल में रखेगा, इसीलिए ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप्स में है ना। देखने वाली बात यह है कि किस में इक्विटी पोर्शन ऑलमोस्ट ज़्यादा है अभी के टाइम पे। आप देखेंगे तो HDFC फंड में ऑलमोस्ट 60% आप देखेंगे फंड के अंदर एलोकेशन है आपकी इक्विटी के अंदर। ICICI थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डेट का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 41% इक्विटी है। दोनों के एक्सपेंस रेशियो बराबर के हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इक्विटी का पोर्शन जो है HDFC थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है ना। हम देखते हैं क्या इसकी वजह से आपका रिस्क पैरामीटर्स पे कुछ फर्क आया। तो आप देखेंगे ओवरऑल अगर हम देखें तो यस, आपका जो ICICI प्रूडेंशियल है वो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा रिस्कीनेस में कम है। कैसे? हम स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर देखिए, सबसे पहले हम पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताया था कि बेंचमार्क से कितना डेविएशन हो रही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आइडियली कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ICICI का कम है। अल्फा की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए जो आपको रिटर्न ज़्यादा देता है, एंड बीटा की वैल्यू अगेन कम होनी चाहिए। तो बीटा आपको वोलेटिलिटी बताता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वहाँ पे इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा था तो अल्फा के यानी कि इसका HDFC के अंदर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वोलेटिलिटी वहाँ बढ़ गई। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको पोर्टफोलियो, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड आपने जनरली ज़्यादा रिटर्न्स के लिए नहीं लिया है, आपने लिया है कि थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, जिसके अंदर डेट का लोकेशन भी आएगा। तो वो आपको देखना जरूरी है कि क्या आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बट ऐसा भी कोई बहुत रिस्की नहीं हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं, अगर शार्प एंड शॉर्टिनो रेशियो देखते हैं तो अगेन आप देखेंगे कि आपका इसकी वैल्यू जो होती है आपकी रिटर्न्स बाय रिस्क होती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मार्जिनली ही थोड़ा सा, लेकिन आपका HDFC ने एटलीस्ट शॉर्टिनो रेशियो, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो आपके रिटर्न्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर। यानी कि HDFC यस एलोकेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो आपके रिटर्न्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर हम आगे बढ़ें और एलोकेशन वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, तो अगर सेक्टर्स देखेंगे तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर जो दोनों ही म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें फाइनेंशियल्स हैवी हैं। आपका ICICI के अंदर फाइनेंशियल्स ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है, एंड वी हैव फाइनेंशियल्स एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन इन योर HDFC। यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी सी स्टॉक एलोकेशन। लार्जली देखिए हमने देखा था
कि दोनों का ही फोकस लार्ज कैप्स के अंदर ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी बात है। आईसीआईसीआई के अंदर हम देखते हैं तो टॉप आपका हैवी बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी अभी के टाइम पे बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये अब टीवीएस मोटर्स कंपनी, इन्फोसिस, मारुति, रिलायंस, एसबीआई, भारती, तो मतलब ऑलमोस्ट आपकी सारी इसमें निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। एचडीएफसी के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो अगेन आपके पास एचडीएफसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलएनटी, आईटीसी। मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है इसके अंदर कि एचडीएफसी ने थोड़ा सा लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इसने अभी के जो सेक्टर्स जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि आपके पावर सेक्टर, पीएसयू कंपनीज, इन सब का लोकेशन ज़्यादा है। हाँ, एचडीएफसी का लोकेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो दोनों में ही मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही। जस्ट दैट कि एचडीएफसी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज, उसने थोड़ी सी मोमेंटम वाली रखी हुई है अभी के टाइम पे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इस जो फंड का काम है वो थोड़ा सा बैलेंस बनाने का है, यानी कि रिटर्न्स को हम ज़्यादा चेज नहीं करते हैं इसमें, थोड़ा सा बैलेंस बनाने का। बट आपको रिटर्न्स भी अगर मिलने लगे अच्छी बात है, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी ना। अगर हम देखें यहाँ पे, हम फाइनली हम रिटर्न्स के ऊपर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कंपेयर किया। आइडियली तो देखिए बहुत तरीके हैं रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए। तो अगर हम स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन या लार्ज ड्यूरेशन के अंदर देखें तो आपको सारे ही कैटेगरीज के अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं तो आपको एचडीएफसी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे 5 ईयर्स के अंदर अगेन आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी एचडीएफसी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो देखिए एचडीएफसी की जो स्ट्रैटेजी मुझे समझ में है वो यही है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपका जो फंड है उसमें थोड़े से ऐसे कंपनीज रखी हुई हैं जो थोड़े मोमेंटम प्ले कर रही हैं। उसने इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है। जो इसके रिटर्न्स, जो आपके रिस्क पैरामीटर्स हैं, थोड़े से इसके अंदर आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है कंसिडरिंग इसका बीटा हाई है, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए दोनों म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं कोई सजेशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक आपको वीडियो बनाई है दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने वीडियो बनाई है। तो आप अपने जो है लोकेशन अपने फंड के हिसाब से, अपने फंड जो आपका पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से कर सकते हैं कि आपको किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपको देखिए इंपॉर्टेंट मतलब ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपको एटलीस्ट अप्राइज करने के, यानी कि बताने का कि बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है। एक स्ट्रैटेजिक मतलब आपको एक एडवांटेज मिल सकता है, रादर देन आप ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करें जो कि प्योरली डेट फंड हो, वो भी कर सकते हैं अगर आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस करना है। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए कि आपने बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट करी है नहीं करी है। हम और टॉपिक के अंदर वीडियो बनाएंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियोस, थैंक यू सो मच।